स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज में। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 30 दिसंबर 2025। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत एक बड़ी खबर से करते हैं कि बिहार में अब महिलाओं को बस चलाने का मौका मिलेगा। जी हां, बस बिहार में महिलाओं के लिए पिंक बसों को चलाने का फैसला बिहार सरकार ने किया था। ऐसे में बसों की स्टीयरिंग महिलाएं संभालेंगी और कंडक्टर भी महिलाएं ही होंगी। जी हां, बसों को चलाने की ट्रेनिंग महिलाओं को देनी शुरू कर दी गई है। ऐसे में बिहार में पिंक बस चलाने के लिए औरंगाबाद के ITR में ट्रेनिंग लेने वाली महिलाएं जल्द बिहार की सड़कों पर फर्राटा भरेंगी। जब बिहार में महिला चालक अब पिंक बस चला करके महिलाओं को उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाएंगी। दोस्तों बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रहे अभियानों के तहत निगरानी विभाग की टीम ने सहरसा में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। जब टीम ने वाणिज्य कर यानी कि सेल्स टैक्स कार्यालय में कार्यरत एक चतुर्थ वर्गीय कर्मी को 75,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। यह एक चपरासी को 75,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। ये पूरी कार्रवाई सिमरी बख्तियारपुर स्थित एक ढाबे पर फिल्मी अंदाज में जाल बिछा करके की गई, जिससे इलाके में हरकंप मच गया है। यह मामला सिमरी बख्तियारपुर के एक टायर व्यवसायी शंकर कुमार के अकाउंट सेटलमेंट से जुड़ा हुआ है। आरोप है कि उनके खाते के निपटारे के एवज में विभाग द्वारा मोटी रकम की मांग की गई थी, जिसके बाद क्या था, फिर जाल बिछाया गया और बड़े ही योजनाबद्ध तरीके से इसको गिरफ्तार किया है। दोस्तों बिहार के किशनगंज जिले में रोड कनेक्टिविटी को मजबूत करने के प्रयासों के तहत किशनगंज बहादुरगंज 4 लाइन सड़क का निर्माण शुरू हो गया है। इस सड़क के बन जाने से न केवल स्थानीय लोगों को फायदा होगा बल्कि सीमांचल क्षेत्र की कनेक्टिविटी भी बेहतर होगी। यह जानकारी के अनुसार ये 4 लाइन सड़क लगभग 24.50 किलोमीटर लंबी है, यानी कि 24 किलोमीटर लंबी है और NH 27 को NH 327E से जोड़ेगी। यह सड़क का निर्माण किशनगंज के उत्तर रामपुर गाँव से बहादुरगंज के सताल इस्तमरार गांव तक किया जा रहा है। जब वर्तमान में मौजूद 2 लेन सड़क जर्जर हालात में है, जिससे दुर्घटना का खतरा बढ़ गया था। इसी 2 लेन सड़क को समानांतर ग्रीनफील्ड मोड में 4 लेन सड़क का निर्माण किया जा रहा है। जब निर्माण कार्य पूरा होने के बाद भारी गाड़ियों की आवाजाही सुगम हो जाएगी और फिर जाम की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वर्तमान में किशनगंज से बहादुरगंज तक की यात्रा में लगभग 45 मिनट लगते हैं, जबकि 4 लेन सड़क बन जाने के बाद ये समय घट करके केवल 20 मिनट रह जाएगी। इससे लोगों के समय और फिर ईंधन दोनों की बचत होगी। दोस्तों बिहार के सभी प्रखंडों में अब मॉडल स्कूल बनाया जाएगा। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बताया है कि 2025 से 2030 के बीच बिहार के सभी प्रखंडों में नए मॉडल स्कूल तैयार किए जाएगा। इस मॉडल स्कूल में वह सभी व्यवस्था होगी जिससे बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ उनकी मानसिक संरचना का विकास हो सके। उच्च शिक्षा में भी डिग्री कॉलेज और फिर पुरानी संस्थाओं को कैसे और हाईटेक किया जाएगा, इस पर विशेष फोकस रहेगा। हाल ही में कैबिनेट द्वारा 7 में से पार्ट 3 पास किया गया है, जिससे शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है। दोस्तों बिहार के उप मुख्यमंत्री और राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा जमीन से जुड़े हुए मामलों के निपटारे के लिए पूरी तरह से एक्शन मोड में है। आम जनता को अंचल कार्यालय के चक्कर काटने से बचाने और फिर भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए विभाग ने एक टोल फ्री नंबर जारी किया है और ऑनलाइन पोर्टल जारी किया। जब विभाग ने अपने आधिकारिक हैंडल के जरिए जानकारी शेयर की है कि अब जमीन से संबंधित किसी भी समस्या के लिए नागरिक 1800-345-6215 पर कॉल कर सकते हैं। वहीं पर बिहार भूमि bihargov.in/pg/ पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। वहीं पर मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने स्पष्ट कर दिया है कि वे अधिकारियों की कार्यशैली पर लगातार नजर रख रहे हैं। जहां हाल के दिनों में राजस्व कर्मचारियों के साथ हुए टकराव पर उन्होंने 2 टूक कहा कि ये डबल इंजन की सरकार है जो जनता के सेवक के रूप में ईमानदारी से काम करेगी। जो भी अधिकारी काम में बाधा डालेंगे या फिर गलत करेंगे उन पर कड़ी कार्रवाई होगी। मंत्री ने अपने संबोधन में साफ कर दिया है कि अब सुधार का समय बीत चुका है, अब सीधे एक्शन लिया जाएगा। विभाग का लक्ष्य जमीनी विवादों को कम करना और फिर भूमि संरक्षण, सर्वेक्षण और फिर म्यूटेशन जैसी प्रक्रियाओं को पारदर्शी बनाना है। जब पिछले दिनों राष्ट्र सेवा संघ के साथ हुए विवाद के बावजूद भी मंत्री अपने कड़े रुख पर कायम है।
दोस्तों सर्दियों के समय में अमूमन हर घर में गर्म पानी से नहाने के लिए गीजर का इस्तेमाल जरूर होता होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि गीजर यूज करते समय आपसे होने वाली एक छोटी सी गलती कितनी भारी पड़ सकती है? अगर नहीं जानते हैं तो हम आपको इस खबर में बता रहे हैं कि गीजर का उपयोग करते समय आप कौन सी गलती कभी नहीं कर सकते हैं। ये आपको बड़े हादसों से बचा सकती है। दरअसल नहाते समय गीजर ऑन रखना आपके लिए बेहद घातक हो सकता है। इससे आपको करंट लगने, वायरिंग खराब होने जैसे और भी कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि गीजर चालू रहने से पानी और बिजली दोनों का संपर्क बना रहता है, जिससे इलेक्ट्रिक शॉक या फिर ओवर हीटिंग का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में आपके लिए सबसे सुरक्षित रास्ता यही है कि नहाने से पहले पानी को गर्म करके गीजर बंद कर दें। ज़्यादा देर तक गीजर ऑन रहने से इसका थर्मोस्टेट भी खराब हो सकता है। वहीं पर गीजर में लगी वायरन की आप समय के साथ जांच करते रहें, नहीं तो फिर शॉर्ट सर्किट का खतरा बढ़ जाता है। अगर आपको प्लग में कोई दिक्कत दिखे या फिर तार जले हुए दिखाई दे और फिर स्विच में चिंगारी दिखे तो फिर तुरंत गीजर बंद कर दें और फिर किसी एक्सपीरियंस इलेक्ट्रीशियन को बुला करके जांच कराएं। वहीं पर गीजर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा करने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि गीजर के अंदर हाई पावर वाली हीटिंग रॉड लगी होती है जो कि पानी गर्म करने का काम करती है। इससे गीजर को ज़्यादा समय तक चलने के कारण उसका तापमान और फिर दबाव बढ़ता रहता है। इससे न सिर्फ आपके जलने का खतरा बढ़ा रहता है, बल्कि गीजर खराब होने या फिर फटने की भी आशंका बनी रहती है। बेहतर है कि टेम्परेचर को मीडियम लेवल पर रखें और फिर बहुत ज़्यादा गर्म पानी से बचें। अगर आप गीज़र का इस्तेमाल करते हैं तो फिर साल में इसको कम से कम एक बार पूरी तरह से सर्विस ज़रूर करवाएं, क्योंकि लंबे समय से उपयोग के कारण इसके अंदर जंग, गंदगी और फिर प्रेशर की समस्या आ जाती है। दोस्तों क्या बिहार में महागठबंधन खत्म हो गया है? दरअसल कांग्रेस के सीनियर लीडर का एक ऐसा बयान सामने आया है जिसके बाद ये अंदाजा लग रहा है कि क्या सच में महागठबंधन बिहार में खत्म हो गया है। दरअसल बिहार की राजनीति में महागठबंधन की एकजुटता पर फिर से सवाल उठ रहे हैं, जहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के पूर्व नेता शकील अहमद खान ने टूक शब्दों में कहा कि महागठबंधन अब केवल औपचारिक रह गया है। जहाँ राजद के साथ बने रहने से ना तो चुनावी लाभ ही मिल पा रहा है और न ही संगठन ही मजबूत हो रहा है। जहाँ शकील अहमद खान ने पिछले दिनों दिल्ली में हुई बैठक का हवाला देकर के कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद दिल्ली में शीर्ष नेतृत्व के स्तर पर गंभीर मंथन हुआ है, जहाँ पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी समेत वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में बिहार के सभी 60 कांग्रेस प्रत्याशियों और फिर वरिष्ठ नेताओं की राय ली गई है। इस समीक्षा में यह निष्कर्ष सामने आया है कि जिस गठबंधन से पार्टी को राजनीतिक बढ़त नहीं मिल रही है, उसके साथ बने रहना आत्मघाती साबित हो सकता है। वहीं पर डॉक्टर शकील अहमद खान ने कहा कि महागठबंधन का हिस्सा रहते हुए कांग्रेस लगातार अपना राजनीतिक स्पेस खोती जा रही है। जहां सीट बंटवारे से लेकर के चुनावी रणनीति तक कांग्रेस की भूमिका सीमित कर दी गई है। वहीं पर इसका नतीजा यह है कि न पार्टी की सीटें बढ़ रही है और न ही वोट प्रतिशत में कोई ठोस इजाफा हो रहा है। उन्होंने इसे कांग्रेस के लिए दीर्घकालिक नुकसान करार दिया है। दोस्तों इस बार भयंकर सर्दी पड़ रही है और इससे ज्यादा पड़ने वाली है। वैज्ञानिकों ने चेतावनी जारी कर दी है। दरअसल बात यह है कि इस साल की सर्दी को लेकर के साइंटिस्ट चेतावनी जारी करने में लगे हैं, जब ला नीना इफेक्ट के कारण इस बार के मानसून में भारी बारिश देखने को मिल सकती है। एक्सपर्ट का मानना है कि अगर ये इफेक्ट जारी रहता है तो फिर इस बार उत्तर भारत में भयंकर ठंड देखने को मिल सकती है, जिसके इसके साथ पोल्यूशन, इन्फेक्शन आदि का खतरा अरबों लोगों पर मंडरा सकता है। जहाँ ज़्यादा सर्दी और प्रदूषण होने से लोगों को फ्लू इन्फेक्शन, खांसी, बुखार, ठंड लगना, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन आदि हो सकता है। जहाँ खास करके छोटे बच्चों और फिर बुजुर्गों की तबीयत ज़्यादा बिगड़ सकती है, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है। दोस्तों बिहार की राजनीति में इन दिनों एक सरकारी बंगला चर्चा का केंद्र बना हुआ है, लेकिन वजह कोई राजनीतिक बैठक नहीं बल्कि घर का सामान है। जब पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने जैसे ही पटना स्थित अपना मशहूर 10 सर्कुलर रोड वाला सरकारी आवास खाली किया, वैसे ही आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। जेडीयू ने इस मामले में बेहद गंभीर और फिर हैरान करने वाले सवाल उठाए हैं। आधी रात के अंधेरे में गुपचुप तरीके से बंगले से सामान बाहर ले जाने की खबरों ने पूरी सियासत में उबाल ला दिया है। आखिर ऐसा क्या था जिसे रात के वक्त पिकअप वैन में करके ले जाया जा रहा था? क्या सरकारी बंगले की बाथरूम फिटिंग और फिर गमले भी गायब हो रहे हैं? जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार के एक खत ने अब इस पूरे मामले को एक सनसनीखेज मोड़ पर ला दिया है, जिसने राबड़ी देवी और फिर उनके परिवारों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। जब विवाद की शुरुआत तब हुई जब मीडिया में ये खबर आई कि राबड़ी देवी के परिवार की अनुपस्थिति में रात के वक्त आवास खाली किया जा रहा था। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने भवन निर्माण विभाग को एक कड़क चिट्ठी लिखी है, जो उन्होंने सवाल उठाया है कि
कि आखिर रात के अंधेरे में किसके आदेश पर पिकअप वैन को बंगले के अंदर जाने की अनुमति दी गई। आरोप है कि लालू राबड़ी की गैर हाजिरी में पिकअप वैन के जरिए ढेर सारे गमले और फिर पौधे बाहर ले जाए जा रहे थे। जेडीयू का कहना है कि विभाग यह स्पष्ट करे कि वे पौधे उद्यान विभाग के थे या फिर राबड़ी देवी की निजी संपत्ति। ये पूरा घटनाक्रम अब एक बड़े विवाद का रूप ले चुका है। जेडीयू की ओर से लिखी गई चिट्ठी में सामानों की जो लिस्ट दी गई है उसने सबको है चौंका दिया है। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने विभाग से अनुरोध किया है कि आवास में लगे हर एक सरकारी सामान की बारीकी से निगरानी की जाए। इसमें पंखे, एसी, पर्दे, खिड़की, दरवाजे और फिर यहाँ तक कि बाथरूम में लगी फिटिंग, टोटी, गीजर और शौचालय के कमोड तक का जिक्र किया गया है। जेडीयू का कहना है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि आवास खाली करते समय एक भी सरकारी सामान वहां से हटाया ना जाए। नीरज कुमार ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी करके कहा है कि साल 2006 से अपना निजी मकान होने के बावजूद भी ये परिवार सरकारी बंगले में रह रहा था। अब जाते समय सारा सरकारी सामान सुरक्षित सौंपना उनकी जिम्मेदारी है। आपको बता दूं कि बिहार सरकार के भवन निर्माण विभाग ने 25 नवंबर 2025 को राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड वाला बंगला खाली करने का नोटिस दिया था। इसके बाद उन्हें पटना की ही होर्डिंग स्थित 39 नंबर का बंगला आवंटित किया है। दोस्तों, घुसपैठियों की अब खैर नहीं है, क्योंकि अमित शाह ने असम से बड़ा ऐलान कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम में घुसपैठियों को फिर से चेतावनी देते हुए कहा कि अब मैंने और फिर हमारी पार्टी ने पूरे देश से घुसपैठियों को हटाने का संकल्प ले लिया है। जल्द ही इन घुसपैठियों को ठिकाना लगाया जाएगा। अमित शाह ने कहा कि भाजपा पूरे देश से सभी घुसपैठियों को हटाने का संकल्प लेती है। वहीं पर अमित शाह ने आगे कहा कि कांग्रेस ने असम के लोगों को संस्कृति और फिर पहचान के लिए खतरा पैदा करने वाले घुसपैठियों को अपना वोट बैंक बनाया है। अमित शाह ने कहा कि 1 लाख बीघा से अधिक जमीन अतिक्रमणकारियों से मुक्त कराई गई है और आरोप लगाया गया है कि असम आंदोलन के दौरान किए गए बलिदानों के बावजूद भी पिछले कांग्रेस सरकारें कोई भी कार्रवाई करने में विफल रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने इतने वर्षों तक शासन किया, लेकिन उसने असम आंदोलन के लिए अपनी जान देने वालों के लिए कुछ नहीं किया है। दोस्तों, बिहार में शिक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने की दिशा में बिहार सरकार ने बड़ा कदम उठाने का ऐलान कर दिया है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने घोषणा की है कि राज्य में जल्द ही 5500 लाइब्रेरियन की बहाली की जाएगी। इसके साथ ही दिव्यांगजनों के लिए 7500 पदों पर भी नियुक्ति जल्द पूरी की जाएगी। शिक्षा मंत्री का ये ऐलान युवाओं और फिर शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बताया है कि शिक्षा विभाग का बजट बढ़ करके अब 70,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। सरकार का लक्ष्य बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में शिक्षा को रिसर्च, गुणवत्ता और फिर स्किल डेवलपमेंट से जोड़ा जाएगा। दोस्तों, बिहार में अजब गजब खेल सामने आया है। यहाँ पर बिहार में जिंदा इंसान को रिकॉर्ड में मुर्दा बता दिया गया है। अब जिंदा इंसान पेंशन के लिए दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन दफ्तर के लोग बता रहे हैं कि आप तो मर गए हैं, कैसे आपको देंगे। दरअसल आपको बता दें कि रिपोर्ट्स के अनुसार लाभार्थी विंदेश्वर राय जन्म तिथि 1 जनवरी 1949 का नाम पेंशन सूची से हटा दिया गया है। रिकॉर्ड में लाभार्थी की वर्तमान स्थिति मृत दर्शाते हुए उनकी पेंशन 28 दिसंबर 2025 से बंद कर दी गई है। सत्यापन में मृत घोषित किया गया है, जबकि हकीकत कुछ और मिस में पेंशन बंद करने का कारण दर्ज है। सत्यापन जाँच के समय लाभार्थी का मृत पाया जाना, जबकि सच्चाई यह है कि लाभार्थी पूरी तरह से जीवित है। पेंशन बंद होने की जानकारी मिलते ही वे संबंधित कार्यालयों के चक्कर काटने को मजबूर हैं। जैसे ये साफ होता है कि सत्यापन प्रक्रिया या तो बिना भौतिक जांच की पूरी की गई या फिर डाटा एंट्री में गंभीर लापरवाही हुई है। जब भुगतान रिकॉर्ड के अनुसार अक्टूबर 2025 माह का पेंशन भुगतान सफलतापूर्वक किया गया। नवंबर 2025 माह का भुगतान प्रक्रिया में भी शुरू नहीं किया गया। भुगतान रोके जाने के कारण बताया गया है कि इनकी मृत्यु हो गई है, मौत। यदि लाभार्थी मृत थे तो फिर अक्टूबर माह का भुगतान किस आधार पर किया गया, ये सवाल है। और फिर यदि जीवित है तो फिर नवंबर से पेंशन क्यों रोक दी गई है, ये सवाल प्रशासन के सामने खड़ा है। वहीं पर सरकार द्वारा लागू लाइफ सर्टिफिकेट की व्यवस्था होने के बावजूद भी इस तरीके की चूक सामने आना यह दर्शाता है कि मैदानी सत्यापन, निगरानी और फिर तकनीकी प्रणाली में गंभीर खामियां हैं। इसका सीधा असर गरीब और फिर बुजुर्ग लाभार्थियों पर पड़ रहा है, जिनके लिए पेंशन की जीवन यापन का मुख्य सहारा होती है। जब पेंशन बंद होने से बुजुर्ग और उनका परिवार आर्थिक तंगी और फिर मानसिक तनाव से जूझ रहा है। लाभार्थी का कहना है कि वे जीवित होते हुए भी खुद को मृत नहीं होने का प्रमाण देने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने को मजबूर है, लेकिन वह पर स्थानीय प्रशासन की लापरवाही देखिए, वे लोग मानने को तैयार नहीं कि आप जीवित हैं।
दोस्तों अगर आप भी इस ठंड में हीटर चलाते हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल पूरे भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। जब ठंड बढ़ती है तो फिर रूम हीटर की मांग भी काफी तेज हो जाती है। सर्दी के सितम से बचने के लिए लोग दिन रात हीटर चलाते हैं। जब ठंड से बचने के लिए हीटर का प्रयोग जरूर करें, लेकिन थोड़ी भी चूक गंभीर हादसे में बदल सकती है। जब अक्सर देश भर में कई मामले आए हैं जब रूम हीटर के कारण बेहोशी, आग लगने और फिर करंट लगने की घटनाएं सामने आती रहती है। एक्सपर्ट का मानना है कि अधिकतर हादसे खराब क्वालिटी या फिर बिना सेफ्टी फीचर्स वाले हीटर से होते हैं। इस समय भारत के कई राज्यों में हाड़ कपा देने वाली ठंड पड़ रही है। ऐसे लोग अपने घर के लिए रूम हीटर जरूर खरीद रहे हैं, तो फिर कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। रूम हीटर कमरे की हवा को अंदर खींच करके कायल से गर्म करता है और फिर बाहर छोड़ता है। लंबे समय तक बंद कमरे में हीटर चलाने से इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन की मात्रा घट सकती है और हानिकारक गैसों का स्तर बढ़ जाता है। जब बंद कमरे में लगातार हीटर चलाने में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का लेवल बढ़ने लगते हैं। इसी वजह से सही फीचर्स वाले हीटर खरीदना और फिर इसकी सही इस्तेमाल करना बेहद जरूरी है। अगर आप भी नया रूम हीटर खरीदने के लिए जा रहे हैं तो आप इन बातों का जरूर ध्यान दें कि नया रूम हीटर खरीदते समय ऑटो कट फीचर जरूर चेक करें। ये फीचर हीटर को ज्यादा गर्म होते ही उसे अपने आप बंद कर देता है, जिसके चलते वायर पिघलने और फिर आग लगने का खतरा काफी कम हो जाता है। ओवर हीट प्रोटेक्शन ना होने पर हीटर लगातार गर्म रहता है, जो कि बड़े हादसों की वजह बन जाता है। वहीं पर यदि आपके घर में बच्चे या फिर पालतू जानवर है तो फिर टिप ओवर सेफ्टी स्विच वाला हीटर ही लें। ये फीचर हीटर के गिरते ही उसे तुरंत बंद कर देता है। अक्सर हीटर पलटने से पास रखे कपड़े या फिर कागज जल जाते हैं, जिससे आग लगने का खतरा भी बढ़ जाता है। वहीं पर अच्छे रूम हीटर में थर्मोस्टेट कंट्रोल सिस्टम होता है, जिससे आप कमरे के अनुसार तापमान तय कर सकते हैं। जब कमरा निर्धारित तापमान तक गर्म हो जाता है तो फिर हीटर अपने आप बंद हो जाता है या फिर कम पावर मोड में काम करने लगता है, जहाँ इससे हीटर सुरक्षित रहता है और बिजली की खपत भी कम होती है। वहीं पर रूम हीटर हमेशा वाट क्षमता कमरे के साइज के अनुसार होनी चाहिए। जब छोटे कमरे में ज्यादा पावर वाला हीटर अत्यधिक बिजली खर्च करेगा और ऑक्सीजन की कमी का खतरा भी बढ़ाएगा। जब एनर्जी एफिशिएंट हीटर लंबे समय में ज्यादा सुरक्षित और फिर किफायती साबित होते हैं। वहीं पर रूम हीटर लेते समय यह सुनिश्चित करें कि उसकी बॉडी गर्मी सहन करने वाले सुरक्षित मटेरियल से बने हो। खरीद के दौरान ISI मार्क और फिर अच्छे क्वालिटी की वायरिंग जरूर जांचें। जब कम गुणवत्ता वाली प्लास्टिक बॉडी और फिर पतले या फिर कमजोर तार बिजली के झटके या फिर शॉर्ट सर्किट जैसी दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ सकता है। वहीं पर सर्दियों में हीटर चलाते समय कमरे में थोड़ी वेंटिलेशन जरूर रखें और फिर पूरी तरह से कमरे को बंद ना रखें। वहीं पर हीटर को कपड़े, कागज और लकड़ी जैसी ज्वलनशील चीजों को हमेशा से दूर रखें और फिर इसको ठोस या फिर टाइल्स वाली जगहों पर रखें। दोस्तों बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी के प्रोफेसर बनने पर संकट के बादल छा गए हैं। जहां शिक्षा विभाग ने उनके आवेदन में कमी पाई है। विभाग ने उनकी फाइल को यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन को भेज दिया है। यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन अब इसकी जांच करेगा। जांच के बाद ही ये साफ होगा कि वे प्रोफेसर बन पाएंगे या नहीं। जैसे शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये माना है कि मंत्री अशोक चौधरी की फाइल में कमियां पाई गई है, जहाँ इसलिए उनकी नियुक्ति रुकी है। वहीं पर शिक्षा मंत्री ने यह नहीं बताया है कि विभाग को क्या कमी मिली है, लेकिन सूत्रों के हवाले से पता चला है कि दो अलग अलग नाम इसकी वजह से हो सकते हैं। दरअसल मंत्री अशोक चौधरी के शैक्षणिक दस्तावेजों में उनका नाम अशोक कुमार है और चुनावी हल्फनामे में उनका नाम अशोक चौधरी है। जब सूत्रों के माने तो ये उनकी नियुक्ति अटकलों का कारण हो सकती है। वहीं पर मंत्री अशोक चौधरी उन 274 कैंडिडेट्स में से थे जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस के असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इंटरव्यू पास किया था। जहाँ इसके लिए 2020 में विज्ञापन निकला था, लेकिन अंतिम परिणाम 2025 में जारी हुए। जून में परिणाम जारी होने के 6 महीने के बाद भी कैंडिडेट को कॉलेज अलॉट नहीं किया गया। जब सूत्र बताते हैं कि अशोक चौधरी के मामले की जांच के कारण ही इस प्रक्रिया में देरी हुई है। दोस्तों बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने 2026 में आयोजित होने वाली मैट्रिक और इंटर परीक्षा से संबंधित सूचना प्रकाशित कर दिया है। वहीं पर दूसरी ओर इंटर की प्रायोगिक परीक्षा को लेकर के प्रवेश पत्र भी निर्गत कर दिया गया है। परीक्षा समिति के अनुसार 2 फरवरी से इंटर की परीक्षा तथा 17 फरवरी से मैट्रिक की परीक्षा संचालित की जाएगी। तो ऐसे में अगर आप भी मैट्रिक या फिर इंटर की परीक्षा देने की सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल भी इसकी तैयारी में लग जाएं, क्योंकि समय नहीं है, 1-1.5 महीना समय है। इसी बीच आपको तैयारी करनी है और एग्जाम देना है, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी ढिलाई बरत रहे हैं, लेकिन जब एग्जाम सेंटर जाते हैं तो फिर उसको लिखने में कुछ सूझ नहीं रहा और उस समय उसको पछताने के अलावा कोई चारा नहीं बचता उनके पास।
दोस्तों प्रशांत किशोर की राजनीति में वापसी बताई जा रही है। जी हाँ, बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद कुछ समय के लिए राजनीति से दूर रहने के बाद प्रशांत किशोर अब फिर से सक्रिय हो रहे हैं। जब पटना में युवाओं के साथ उनकी हाल की बातचीत से ये साफ होता है कि वे सार्वजनिक जीवन से पीछे हटने का कोई भी इरादा नहीं रखते हैं। यह संकेत देता है कि वे इस समय को एक अंत के रूप में नहीं बल्कि एक लंबी राजनीतिक यात्रा के चरण के रूप में देख रहे हैं। जब पटना में हुई ये बातचीत केवल एक औपचारिक बैठक नहीं थी, जो युवाओं की बड़ी भागीदारी उठाए गए तीखे सवाल और फिर प्रशांत किशोर की सरल शैली ने ये स्पष्ट कर दिया है कि उनका ध्यान आने वाले दिनों में बिहार के युवा मतदाताओं और फिर पहली बार मतदान करने वालों पर केंद्रित रहेगा। जब उन्होंने बेरोजगारी, पलायन, खराब शिक्षा और फिर अवसरों की कमी पर खुलकर के चर्चा की है। उनका कहना था कि राज्य में मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था के कारण युवाओं को सबसे अधिक नुकसान उठाना पड़ा है। जब बिहार की राजनीति परंपरागत रूप से जाति और फिर निश्चित वोट बैंक के इर्द गिर्द घूमती रही है, लेकिन हाल के चुनाव ने दिखाया है कि कई युवा मतदाता अब इन पुराने समीकरणों से संतुष्ट नहीं है। यही वह स्थान है जहां पर जनसुराज मंच अपनी पहचान बनाने का प्रयास कर रहा है। दोस्तों बिहार में गजब का कांड हो गया है। थाने में आरोपी को छुड़ाने गए नेताजी खुद ही अंदर हो गए हैं। दरअसल बात है कि पूर्ण शराबबंदी के बावजूद भी जनप्रतिनिधियों द्वारा कानून की धज्जियां उड़ाने का एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। जब मोतिहारी के पिपरा थाना में एक पंचायत समिति सदस्य को हत्या के प्रयास के आरोपी की पैरवी करना उस वक्त महंगा पड़ गया जब वे खुद शराब के नशे में धूत होकर के थाना पहुंचे। जब पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए नेताजी को गिरफ्तार कर लिया है और अब उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजने की तैयारी की जा रही है। जब मिल रही जानकारी के अनुसार गिरफ्तार जनप्रतिनिधि की पहचान पिपरा थाना क्षेत्र के विष्णुपुर पंचायत के पंचायत समिति सदस्य मनीष कुमार के रूप में हुई है। मनीष कुमार थाने में एक ऐसे आरोपी को छुड़ाने के लिए पैरवी करने के लिए पहुंचे थे जिसे पुलिस ने हत्या के प्रयास में पकड़ा था, लेकिन थाने पहुंचते ही नेताजी का नशा उन पर हावी होने लगा और वे पुलिस के सामने ही लड़खड़ाने लगे। मोतिहारी एसपी स्वर्ण प्रभात ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया है कि जब उस व्यक्ति पैरवी करने के लिए पहुंचा था तो फिर उसके व्यवहार और फिर बातचीत के तरीके से पुलिस को उसके नशे में होने का संदेह हुआ। पुलिस ने बिना देर किए हुए उसे हिरासत में ले लिया और मेडिकल जांच के लिए भेज दिया। जब ब्रेथ एनालाइजर और फिर मेडिकल टेस्ट में अल्कोहल यानी कि शराब की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल अब बिहार के खिलाड़ियों को वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग देगी। दरअसल बातें है कि भारतीय बैडमिंटन की दिग्गज खिलाड़ी साइना नेहवाल ने बिहार के खेल जगत में नई जान फूंक दी है। जब पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में पहुंची साइना नेहवाल ने घोषणा की है कि वे बिहार के प्रतिभावान बैडमिंटन खिलाड़ियों का चयन करके उन्हें व्यक्तिगत रूप से प्रशिक्षित करेगी। इससे पहले उन्होंने खेल मंत्री श्रेयसी सिंह से मुलाकात करके राज्य में खेलों के भविष्य पर विस्तार से चर्चा की है। ओलंपिक पदक विजेता साइना नेहवाल ने बताया है कि बिहार में प्रतिभा और फिर संसाधनों की कमी नहीं है, बस यही प्रशिक्षण की आवश्यकता है। बिहार से अपने भावनात्मक जुड़ाव को शेयर करते हुए उन्होंने राज्य के खेल विकास में हर संभव सहयोग देने का वादा किया है। साइना नेहवाल ने खेल विभाग के मंत्री श्रेयसी सिंह से मुलाकात की है। दोनों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ियों के रूप में कई बार मुलाकात की है, लेकिन जब श्रेयसी सिंह के मंत्री बनने पर साइना नेहवाल ने खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि बिहार अब वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बना रहा है और सरकार की सकारात्मक खेल नीति से यहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी तैयार होंगे। वहीं पर साइना नेहवाल ने पुरानी यादें ताजा करते हुए बताया है कि उन्होंने अपनी पहली नेशनल चैंपियनशिप पटना में ही जीती थी। यही कारण है कि बिहार से उनका गहरा भावनात्मक संबंध है। उन्होंने कहा कि बिहार में खेलों का माहौल बदल रहा है और वे यहाँ के खिलाड़ियों के लिए योगदान देने को लेकर के बेहद उत्साहित है। दोस्तों बिहार में भूतों का मेला लगता है। जी हाँ, आज के समय में विज्ञान ने बहुत प्रगति कर ली है। विज्ञान ने हर क्षेत्र में लोगों का काम आसान बना दिया है, लेकिन शिक्षा की कमी और फिर चीज़ों के बारे में जानकारी की कमी के कारण देश के कई इलाकों में आज भी अंधविश्वास लोगों पर हावी है। देश के कई ऐसे जगह हैं जहां पर लोग आज भी अंधविश्वास पर पूरा यकीन करते हैं। आपको बता दो कि कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर बिहार के हाजीपुर के कोनहरा घाट पर दुनिया का सबसे बड़ा भूतों का मेला लगता है। ये खेल कार्तिक पूर्णिमा से एक रात पहले शुरू होता है। रात भर चलने वाले इस अनुष्ठान को स्थानीय भाषा में भूत खेली कहा जाता है। इस मेले में जहां पर लाखों लोग बुरी आत्माओं से छुटकारा पाने के लिए आते हैं, वहीं पर भूतों को पकड़ने और फिर भगाने का दावा करने वाले ओझा भी बड़ी संख्या में इस मेले में आते हैं और अपनी मंडली लगाते हैं। कार्तिक पूर्णिमा को लेकर के सभी घाटों पर प्रशासन अलर्ट मोड पर रहते हैं। हर जगह CCTV कैमरे लगे रहते हैं, लेकिन ये पूरा खेल प्रशासन की आंख के सामने चलता रहता है। जब वैसे तो वैशाली जिले के दर्जनों स्वयंसेवी संस्थाएं काम कर रही है,
लेकिन इनकी ज़मीनी हकीकत किसी से छुपी हुई नहीं है। जहाँ इनमें से अधिकतर संस्थाएं सरकारी योजनाओं में धांधली करके पैसे कमाने का काम करती है। अंधविश्वास के भूत को अगर कोई ख़त्म कर सकता है तो वह है शिक्षा। जी हाँ, शिक्षा अपनाना बहुत ज़रूरी है, तभी इस तरीके का अंधविश्वास यहाँ से जा सकता है। दोस्तों, किशनगंज में ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। बीते कई दिनों से तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। जहाँ वहीं पर बर्फीली पछुआ हवाओं ने शीतलहर को और अधिक तीव्र बना दिया है। जहाँ दिन के समय ठंड का असर साफ नजर आ रहा है और रातें बेहद कनकनी भरी हो गई है। जहाँ इसका सीधा असर आम जनजीवन पर पड़ रहा है। जहाँ ठंड के बढ़ते असर के कारण लोग बेहद जरूरी काम करने पर ही घरों से बाहर निकल रहे हैं। जहाँ सुबह और शाम के समय बाजारों में सन्नाटा पसरा रहता है। आम दिनों की तुलना में सड़कों पर गाड़ियों की आवाजाही भी काफी कम हो गई है। ये चौक चौराहों पर लोग अलाव के सहारे ठंड से राहत पाने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। जब किशनगंज के लोग सावधान हो जाइए, क्योंकि ठंड सिर्फ मौसम नहीं बल्कि इस बार लापरवाह सिस्टम का सच भी खोल रही है। जब बर्फीली पछुआ हवाओं ने शीतलहर को ऐसा तीखा बना दिया है कि जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। दिन में भी सनसनाती ठंड, रात में हड्डी जमाने वाली कनकनी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल वही है कि सरकार और स्थानीय नेता कहाँ हैं? अलाव कंबल, नाइट शेल्टर, कागजों में सब है, जमीन पर कुछ नहीं। वहीं पर बीते कई दिनों से तापमान लगातार गिर रहा है। बाजार सोने, सड़कों पर सन्नाटा है। लोग मजबूरी में ही घरों से निकल रहे हैं। चौक चौराहों पर लोग गिरी पड़ी लकड़ी और फिर प्लास्टिक जला करके खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये वही बिहार है जहां पर हर साल तैयारी के बड़े बड़े दावे होते हैं और हर साल ठंड गरीबों पर कहर बनकर के टूटती है। वहीं पर मौसम विभाग ने साफ कहा कि कोल्ड डे की स्थिति है, या फिर भी अलाव की व्यवस्था नहीं है, या राहत कैंप नहीं है। कंबल वितरण दिखावे भर तक सीमित है। जो फोटो खिंचवा करके चले जाते हैं वे वापस देखने तक नहीं आते हैं कि अगली रात लोगों ने आखिर कैसे गुजारी है। सबसे ज्यादा मार गरीब, दिहाड़ी मजदूर और फिर बुजुर्ग झेल रहे हैं। जहाँ रोज कमाने वालों के लिए ठिठुरन सुबह और फिर सर्द शाम, सिर्फ मौसम नहीं बल्कि रोजगार, रोटी और फिर जान, तीनों का जोखिम है। अस्पतालों में ठंड जनित बीमारियों के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। जब बीपी, सांस की तकलीफ, दमा, संक्रमण, लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्था भी उसी पुराने ढर्रे पर टिकी है। वहीं पर स्कूलों की टाइमिंग बदली है, ठीक है, मगर सवाल यह है कि क्या बच्चों तक मुफ्त स्वेटर, टोपी, जूते पहुंचे? बिल्कुल नहीं। वहीं पर सवाल यह भी कि क्या हर वार्ड में अलाव की उचित व्यवस्था हुई? बिल्कुल नहीं। वहीं पर सवाल यह है कि क्या बुजुर्गों और फिर बेघर लोगों के लिए अस्थायी शेल्टर होम बनाए गए? ये सवाल बनकर के रह गया है। जवाब है कि बिल्कुल नहीं, और यही सबसे बड़ी नाकामी है। जहाँ स्थानीय नेता बयान देते हैं कि मीटिंग होती है, फाइलें घूमती है, पर ठंड से जूझता गरीब आज भी सड़क पर ठिठुर रहा है। दोस्तों, किशनगंज के लिए गर्व की खबर सामने आई है। बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के शताब्दी वर्ष समारोह में किशनगंज की शिक्षिका शगुफ्ता कुलसुम को बेस्ट टीचर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह कार्यक्रम पटना में आयोजित किया गया, जहां पर मदरसा शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान देने वाले शिक्षकों को सम्मानित किया गया। इसी दौरान मदरसा दारुल हुदा काशीपुर बेलवा में पढ़ाने वाली शिक्षिका शगुफ्ता कुलसुम को यह प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया गया। खास बात यह है कि वे पूरे किशनगंज जिले से यह अवार्ड पाने वाली एकमात्र महिला मदरसा शिक्षिका बनी। जहाँ मंच पर उन्हें सम्मानित करने के लिए बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन परवेज सलीम, बिहार विधान परिषद सदस्य खालिद अनवर और मदरसा बोर्ड के सचिव अब्दुल सलाम अंसारी मौजूद थे। अतिथियों ने उन्हें प्रशस्ति पत्र और फिर स्मृति चिन्ह देकर के उनके शैक्षणिक योगदान की सराहना की है। वहाँ पर अवार्ड मिलने के बाद शगुफ्ता कुलसुम को जिले भर से लगातार बधाइयां मिल रही हैं। उन्होंने इस मौके पर कहा कि जिले की महिलाओं को आगे आना चाहिए और फिर पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के काम करना चाहिए। वहाँ पर महिलाएं किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है और अगर ठान ले तो फिर बड़ी से बड़ी चुनौतियों को पार कर सकती है। इस सम्मान के साथ शगुफ्ता कुलसुम ने न सिर्फ अपने मदरसा का नाम रोशन किया है बल्कि पूरे किशनगंज जिले को गर्व महसूस कराया है। आपका इसके बारे में क्या कहना है? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आपके पास पैन कार्ड है तो आपके लिए बहुत जरूरी खबर है, क्योंकि 1 जनवरी से बहुत सारे पैन कार्ड निरस्त होने वाले हैं, बेकार होने वाले हैं। जी हां, जिन लोगों ने 1 अक्टूबर 2024 से पहले आधार पैन कार्ड बनवाया था उनके लिए अब पैन को आधार से लिंक कराना अनिवार्य है। केंद्र सरकार ने इसकी अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2025 तय की है। यदि तय समय पर पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं होते हैं तो फिर पैन कार्ड निष्क्रिय हो सकता है। निष्क्रिय पैन कार्ड का इस्तेमाल आप इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं कर पाएंगे।
होंगी, रिफंड अटक सकता है, बैंकिंग और फिर अन्य वित्तीय लेन देन में भी परेशानी आ सकती है। तो अब सवाल यही कि आप घर बैठे कैसे पैन आधार कार्ड लिंक स्टेटस चेक कर सकते हैं। सवाल यही है कि आखिर आप कैसे चेक करेंगे कि मेरा पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक है या नहीं। तो आप घर बैठे चेक कर सकते हैं, हम आपको बताएंगे कि कैसे। दरअसल आपको ये नहीं पता है कि आपका पैन आधार से जुड़ा है या नहीं, तो फिर इसके लिए किसी दफ्तर जाने या पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। आयकर विभाग के ई फाइलिंग पोर्टल की मदद से आप घर बैठे ही आसानी से लिंकिंग स्टेटस जान सकते हैं। खास बात यह है कि इसके लिए लॉगिन करना भी जरूरी नहीं है। जी हाँ, बिना लॉगिन किए स्टेटस जानने का तरीका हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.incometax.gov.in पर जाएं। होम पेज पर बाईं ओर दिए गए क्विक लिंक सेक्शन में लिंक आधार स्टेटस विकल्प पर क्लिक करें। अब एक नया पेज खुलेगा जहां पर आपको अपना 10 अंकों का पैन नंबर, 12 अंकों का आधार नंबर भरना होगा। सभी विवरण सही भरने के बाद व्यू लिंक आधार स्टेटस बटन पर क्लिक करना होगा। सफल वैलिडेशन के बाद स्क्रीन पर अलग अलग संदेश दिखाई दे सकता है। अगर आपका पैन पहले से आधार से लिंक है तो मैसेज आएगा कि आपका पैन पहले से दिए गए आधार से लिंक है। यदि आपने हाल ही में लिंक करने का अनुरोध किया है, प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है, तो लिखा आएगा कि आपका आधार पैन लिंकिंग अनुरोध UIDAI को वैलिडेशन के लिए भेजा गया है। अगर लिंकिंग नहीं हुई है तो फिर आपको लिंक आधार विकल्प के जरिए दोबारा आवेदन करना होगा। वहीं पर अगर आप ई फाइलिंग पोर्टल पर पहले से रजिस्टर्ड हैं तो फिर लॉगिन करने के बाद अपने डैशबोर्ड से भी स्टेटस देख सकते हैं। साइन इन करने के बाद डैशबोर्ड पर लिंक आधार स्टेटस का विकल्प मिलेगा। इसके अलावा माई प्रोफाइल सेक्शन में जाकर भी आधार लिंकिंग की स्थिति जांच की जा सकती है। अगर लिंक पूरा हो चुका है तो आधार नंबर के कुछ अंक दिखाई देंगे, अन्यथा लिंक करने का विकल्प दिखेगा। जब पैन कार्ड को निष्क्रिय होने से बचाने के लिए, भविष्य की दिक्कतों से दूर रहने के लिए बेहतर है कि समय रहते पैन आधार लिंकिंग की स्थिति जरूर जांच लें। जरूरत हो तो फिर तुरंत लिंक करा दें। आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, किशनगंज शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। अगर आप रोड पर चलते हैं, किशनगंज शहर में किशनगंज आना जाना करते हैं, तो आप इस जाम से बखूबी वाकिफ होंगे, जहां लगभग रोज कहीं ना कहीं जाम लगती है और लोग घंटों उस जाम में फंसे रह जाते हैं। जहां एम्बुलेंस फंस जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर मरीज की जान पर बनाती है। यहाँ तक कि फायर ब्रिगेड और साथ ही साथ कई सारी इमरजेंसी गाड़ी भी फंस जाते हैं, जिसकी वजह से मुसीबत आ जाते हैं। लोग इस जाम से त्रस्त हो चुके हैं, चाहे किशनगंज की इमली गोला हो या फिर किशनगंज चूड़ीपट्टी हो या फिर किशनगंज ब्लॉक चौक हो या मस्तान चौक हो। इन सभी इलाकों में लगातार जाम लग रही है, जहां लोग परेशान हैं। तो आपको बता दें कि किशनगंज शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है और आम जनजीवन की दिनचर्या पर सीधा असर डाल रही है। जब सुबह से लेकर के देर शाम तक शहर के प्रमुख चौक चौराहों और फिर मुख्य सड़कों पर जाम की स्थिति बनी रहती है, जिससे न सिर्फ सामान्य लोग बल्कि छात्र, मरीज, व्यवसाय और फिर नौकरी पेशा भी बुरी तरीके से प्रभावित होते हैं। आपको बता दूं कि विशेष रूप से कैलटेक्स चौक, धर्मगंज चौक, रेलवे फाटक, माधवनगर, रहमतनगर, सब्जी मंडी इलाका तथा पिलखाना रोड जैसे स्थान जाम की हॉटस्पॉट बन चुके हैं किशनगंज शहर में। वहीं पर जिलेवासी के किशनगंज आगमन के दौरान मस्तान चौक, ब्लॉक चौक, लहरा चौक, मरवाड़ी कॉलेज और साथ ही साथ इमली गोला चौक में भी काफी ज्यादा जाम रहने की वजह से लोग परेशान होते हैं। लगभग रोज इस तरह की समस्या लोगों को होती है। जहां स्थानीय लोगों का कहना है कि किशनगंज की सड़कें बढ़ती आबादी और फिर गाड़ियों की संख्या का बोझ नहीं सह पा रही है। इसके अलावा अतिक्रमण, दुकानों का सड़क तक फैल जाना, गाड़ियों की अवैध पार्किंग और फिर ई रिक्शा तथा जुगाड़ वाहनों की बेतरतीब आवाजाही ने भी समस्या को गंभीर बना दिया है। खास करके जो टोटो होते हैं वो तो काफी ज्यादा यहाँ पर लगता है कि अपना डेरा जमाए हुए हैं। ई रिक्शा चालक जहाँ चाहे वहां पर रोक लेते हैं टोटो वाले, जिससे सड़क की चौड़ाई कम होती है और फिर जाम और ज्यादा बढ़ जाता है। दोस्तों, अगर आपका राशन कार्ड है तो आपका राशन कार्ड से नाम अब कटने वाला है, क्योंकि सरकार ने बिहार के 57 लाख से ज्यादा राशन कार्ड धारियों के नाम हटाने की तैयारी कर ली है। 57 लाख से ज्यादा राशन कार्ड से नाम हट जाएंगे बिहार के। इसमें दलील ये दी जा रही है कि ये लोग पात्रता नहीं है। लेकिन सवाल ये भी उठ रहा है कि अगर इतने बड़े पैमाने पर गड़बड़ी है तो फिर ये कार्ड बने कैसे? इतने साल तक राशन किसने दिलवाया और अब अचानक गरीब ही कटघरे में क्यों? क्या ये सफाई व्यवस्था है या फिर गरीबों पर
नई मांग। जहां पूरी कहानी हम इसके बारे में बताएंगे और समझेंगे। तो आपको बता दूं कि बिहार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को केंद्र से जो लिस्ट मिली है उसके मुताबिक 57 लाख से ज्यादा राशन कार्ड धारी ऐसे हैं जिनकी पात्रता संदिग्ध बताई जा रही है, यानी कि जिनको राशन मिल रहा था उसका नाम अब लिस्ट से हट सकता है। लिस्ट में चौंकाने वाली बातें सामने आई है। कई कार्डधारी जीएसटी में रजिस्टर्ड बिजनेसमैन है जिनका टर्नओवर 25 लाख से ज्यादा है, या कुछ के पास मीडियम और फिर हैवी वाहन है। लगभग 60,000 लोग ऐसे मिले हैं जो आयकर भरते हैं और बड़ी जमीन के मालिक हैं। यानी कि सरकार का कहना है कि जो सक्षम है उन्होंने गरीबों का हिस्सा खा लिया है। अब तक 36 लाख से ज्यादा उपभोक्ताओं पर कार्रवाई हो चुकी है, उनके आधार कैंसिल कर दिए गए हैं। बाकी करीब 20 लाख कार्डों का सत्यापन जारी है और जनवरी तक ये प्रक्रिया पूरी करने का दावा किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये सरकार और सिस्टम से है कि अगर फर्जी कार्ड बने तो फिर बीडीओ, सीओ, पंचायत आपूर्ति विभाग सब सो रहे थे क्या, या फिर मिलकर के खेल चल रहा था? ये भी बड़ा सवाल है। आज जब केंद्र और राज्य पर किरकिरी हो रही है तो पूरा का पूरा बोझ जनता पर क्यों डाला जा रहा है? लिस्ट में यह भी सामने आया है कि 22,000 से ज्यादा कार्ड ऐसे हैं जिनमें उम्र 100 साल से ऊपर दिखाई गई है। ये सीधे सीधे बताता है कि काम सिर्फ कंप्यूटर पर नहीं बल्कि जुगाड़ और रिश्वत पर चलता रहा है। जब सबसे ज्यादा संदिग्ध कार्ड जिन जिलों में मिले हैं उसमें दरभंगा, मधुबनी, पटना, मुजफ्फरपुर और पूर्वी चंपारण शामिल है। वहीं पर जिन जिलों में मामला कम निकले हैं उनमें किशनगंज, शेखपुरा, बक्सर और फिर अरवल प्रमुख है। अब सरकार कह रही है कि पात्रता की जांच होगी, फर्जी कार्ड हटेंगे। ठीक है, फर्जी कार्ड हटाइए, कौन मना करता है, लेकिन साथ साथ ये भी बता दीजिए कि इतनी बड़ी गड़बड़ी के जिम्मेदार अफसरों पर क्या कार्रवाई होगी? वहीं पर जिन गरीबों के नाम गलत तरीके से काट दिए जाएंगे उनका हक कौन लौटाएगा? और अब जब करोड़ों का राशन गलत हाथों में जाता रहा तब सरकार कहां सो रही थी? ये भी सवाल है। इन सभी सवाल का जवाब तो देना पड़ेगा, क्योंकि बिहार का हर गरीब ये सुनना चाहता है गलती सिस्टम की थी, सजा सिर्फ जनता को क्यों? अगर सफाई सच में करनी है तो फिर लिस्ट नहीं बल्कि व्यवस्था साफ कीजिए जनाब। आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।